हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैट्स 2 में अपना चैप्टर 5 का सेक्शन 5.3। 5.2 तक तो हम लोग कर चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में। इस बार हम लोग 5.3 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 5.3 में बेसिकली हमें सैम्पलिंग के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, सैम्पल एंड पॉपुलेशन। अब हम लोग सैम्पलिंग में कैलकुलेशंस वगैरह कैसे करेंगे वो सब भी देखना है। तो थोड़ा बहुत आपको याद दिला दें बच्चे, व्हाट इज सैम्पलिंग। तो राइट डाउन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में मैंने आपको बताया था कि मान लो ये अगर पूरा पॉपुलेशन है, सपोज करो इंटायर ऑब्जर्वेशन, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन को ले लें विदाउट लिविंग अ सिंगल वन, देन इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। जैसे अगर इंडिया का पॉपुलेशन लेना हो तो हर बंदे का उसमें इंफॉर्मेशन होगा, तो वो कहलाएगा पॉपुलेशन। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, तो फिर हम सैंपल लेते हैं ना, हर स्टेट से कुछ कुछ चीज़ से अपना सैंपल सेलेक्ट कर लिया, इंडियन का व्यू जान लिया उसमें, वो सैम्पलिंग कहलाता है, सैम्पलिंग टेक्निक। मान लो पूरे पॉपुलेशन को अगर हमने छोटे छोटे सैंपल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मान लो ये सैंपल 1 था, तो इसका मीन हो जाएगा x1 बार और स्टैंडर्ड डिवीजन। ये था सेकंड सैंपल, तो x2 बार और स्टैंडर्ड डिवीजन सेकंड, x3 बार s3। समझ में आ रही है बात? तो हर सैंपल का x बार रिप्रेजेंट सैंपल मीन और s रिप्रेजेंट सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आप इंटायर पॉपुलेशन को ले लेते हो, इंटायर पॉपुलेशन को, ये देखो येलो में, इसका जो मीन आएगा वो कहलाएगा म्यू। इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। म्यू कहलाएगा पॉपुलेशन मीन और सिग्मा जो है ये कहलाएगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब मजे की बात ये है इसमें ना, एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स मीन, ये आप चैप्टर 6 में भी पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट्स वगैरह में चैप्टर 6 में पढ़ा होगा आपने। सैंपल मीन इज द एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एस्टिमेटर। इसका तो हमने प्रूफ भी किया था चैप्टर 6 में, पहला जो 6.1 में जो प्रूफ था यही था एमएलई से पहले, तो आपको याद भी होगा। एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार इक्वल टू म्यू, बस इतना ही याद रखना। जब भी कभी आपको एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार दिखे, आप उसकी जगह पे क्या डाल दोगे? क्यू डाल दोगे। तो चैप्टर 6 तो अब पढ़ना है ना शायद, हाँ हाँ जी, तो भी ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेंसी ऑफ, ये हम लोग आगे चल करके प्रूफ करेंगे, ये आता है चैप्टर 6 में करेंगे ये सब, ठीक है। अभी तो बस आप जान लो कि ये होता है, और इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे अभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकली, और थ्योरेटिकली प्रूफ करेंगे चैप्टर 6। मीन का फॉर्मूला आपको याद है, सैंपल मीन चाहिए होगा तो सारे ऑब्जर्वेशन का सम और बाय सैंपल साइज। भाई सैंपल में अगर आपने 20 एलिमेंट्स लिए हैं तो सारे 20 एलिमेंट्स का सम, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? 20 से। और एस स्क्वायर क्या आ जाएगा? समेशन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। यह आ जाएगा एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, दैट विल बी योर एस स्क्वायर। एन माइनस 1 क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एन माइनस 1 क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये फॉर्मूला में आपने पढ़ा है सैंपल वेरिएंस का चैप्टर 1 में, कि n माइनस 1 डालते हैं, जबकि पॉपुलेशन में नीचे में n होता है, n माइनस 1 नहीं होता। क्यों होता है ये चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ये तो खैर मीन का ये सबको याद ही है, समेशन x बाय n। अब हम लोग करने वाले डिराइविंग अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूट। ये एग्जाम्पल माइलस्टोन है, इससे काफ़ी कुछ सैम्पलिंग का क्लियर हो जाएगा आपको। तो डिराइविंग अ सैम्पलिंग, डिराइविंग अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव करने वाले हैं बच्चे, ध्यान से देखें। तो आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल निकालें।
एग्जाम्पल 5.20 निकाल लिया सबने रीडिंग में? एग्जाम्पल 5.20। हाँ जी, तो चलो आगे बढ़ते हैं। A certain brand of MP3 player comes in 3 configurations. A certain brand of MP3 player comes in 3 configurations. Model with 2 GB of memory, costing $80. ध्यान से देखिए एग्जाम्पल 5.20। 2 GB का कॉस्ट कितना है? $80। 4 GB वाले का कॉस्ट कितना है? $100। एंड 8 GB वाले का कॉस्ट कितना है? $120। If 20% of all purchaser choose the 2 GB model, 20% क्या चूज करते हैं? 2 GB मॉडल, इसको चूज करते हैं 20%। 4 GB चूज करते हैं 50%। एक मिनट, नहीं 30%। 30% स्टार्टिंग में परसेंटेज और बाद में उसका कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ। तो इफ 20% ऑफ ऑल परचेजर चूज द 2 GB मॉडल, 30% choose the 4 GB model, and 50% choose the 8 GB model, then the probability distribution of the cost X of a single randomly selected MP3 player purchase is given by। ध्यान से सुनो, हमारे पास X है परचेज का, तो कितने हैं बता सकते हो परचेज में? 3 टाइप का परचेजिंग हो रहा है, एक 2 GB का, एक 4 GB का और एक 8 GB। तो here is 2 GB, here is 4 GB and here is 8 GB। तो ये GB के हिसाब से, अगर कॉस्टिंग के हिसाब से देखा जाए, कॉस्टिंग के हिसाब से तो 2 और 4 और 8 हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं होता। $80, $100, क्योंकि एक्सपेक्टेड कॉस्ट या एक्सपेक्टेड परचेज पूछेंगे आगे चल करके। पढ़ो आगे क्वेश्चन, पूछो तब समझ। आगे क्वेश्चन देखो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट साफ साफ दे रखा है कि x जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट। तो कॉस्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, ना कि जीबी के हिसाब से। ठीक है, तो एक बात बताओ, 2 GB का होना या $80 का कॉस्ट होना सेम चीज है ना? कि कोई बंदा 2 GB का परचेज करेगा तभी उसका कॉस्ट कितना होगा? 80 होगा डॉलर। दोनों सेम इवेंट है। तो अगर 2 GB की प्रोबेबिलिटी अगर 20% है तो $80 की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 20% होगी। px आ गया 0.20। अगर 100 का 4 GB है, 4 GB का अगर 100 है, 30% है तो 0.3। 128 GB का है तो इन दोनों का सेम टू सेम होगा 50। ये बन गया हमारा, क्या बन गया? इतने ही टाइप का कॉस्ट ही है, इतने ही टाइप का कॉस्ट है। अब जरा आप निकालें x इंटू पी एक्स करके, निकालो तो जरा x इंटू पी एक्स करके। ये पूरा पॉपुलेशन हो गया हमारा, PRF हो गया। अब 80 इंटू 0.20 करोगे, कितना आ जाएगा? x इंटू पी एक्स। 82 जा होता है 60, तो 16 आ जाएगा। 300 उसमें से एक जीरो चला जाएगा 30, 600 तो 60। क्या आ गया? x इंटू पी एक्स। क्या आ गया? x इंटू पी एक्स। एक्सपेक्टेंसी आ गया 16, 30 और 60। वेरिएंस चाहिए मुझे, सबका सम निकालना जरा। समेशन x इंटू पी एक्स, सबका सम करोगे तो 60, 90, 30, 106। पता ये क्या है? ये है म्यू, कि हमने पॉपुलेशन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है, तो ये कहलाएगा पॉपुलेशन मीन। आगे चल करके इसी क्वेश्चन में हम लोग सैंपल निकालेंगे। आगे चल करके क्या निकालेंगे? इसी क्वेश्चन में हम लोग सैंपल निकालेंगे, तो उसमें देखेंगे कि किस तरीके से सैंपल मीन आएगा। अभी हम लोग पॉपुलेशन मीन को देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स कर रहे हैं। ध्यान से सुने बच्चे मेरी बात, कि x इंटू पी एक्स तो है ही हमारे पास। अगर इसमें फिर से एक बार और x मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा हमें? एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स।
80 इंटू 16 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके बताओ। 1280, 100 इंटू 30, 3000, 12 6 जा 7200। तो दिस इज समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, कितना आ गया 11480। लेकिन होल्ड ऑन, ये हमारा उतना यूजफुल नहीं होता, हमें वेरिएंस चाहिए होता है। तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेंसी ऑफ x का होल स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ x आ गया 11480 माइनस 106 का स्क्वायर। पूरा सॉल्व करोगे तो दिस इज 244। इसको ना आप कहीं स्टोर करके रख लो कि मीन आया है दिस मच एंड दिस इज दिस। मीन इज पॉपुलेशन मीन इज 106 एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज दिस मच। ये आपको इसलिए रखना है क्योंकि लास्ट में हम ये वाला रिजल्ट जो है ना इसको वेरीफाई करेंगे, सैंपल मीन निकाल करके उसका एक्सपेक्टेंसी निकालेंगे और देखेंगे कि पॉपुलेशन मीन के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हम सैंपल वेरिएंस निकालेंगे, फिर उसका एक्सपेक्टेंसी निकाल करके चेक करेंगे वेदर इट इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस और नॉट। इसलिए हमने पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाल लिया। क्लियर बच्चे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। सपोज ऑन अ पर्टिकुलर डे ओनली 2 MP3 प्लेयर्स वेयर सोल्ड, सिर्फ 2 MP3 प्लेयर ही सेल हुए हैं। लेट x1 द रेवेन्यू फ्रॉम द फर्स्ट सेल, x1 क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट सेल, x2 is revenue from second sale. Suppose that x1 and x2 are independent, दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस जब हम दोनों के होने का साथ साथ निकालेंगे ना तो that will be equal to product of marginal। ये कहाँ से लिख सकते हैं, सिंस इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में ऐसा हमने पढ़ रखा है कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे P ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, हम अलग अलग तोड़ सकते हैं। बात को भी आपको ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, हमने मान लिया दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन 5.2 सो दैट x1 एंड x2 कॉन्स्टिट्यूट अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब सैंपल दो दो का लिया गया है और हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई एक्सपेक्टेंसी ऑफ मीन इज इक्वल टू म्यू एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा। ये वेरीफाई करना है हमें, ध्यान से सुनो। सैंपल में कितने यूनिट रखे गए हैं, सपोज ऑन अ पर्टिकुलर डे ओनली 2 प्लेयर्स वेयर सोल्ड, तो सैंपल हैज 2 elements, each sample has 2 elements, so n is equal to 2। सैंपल साइज हो गया 2, एक सैंपल में कितने एलिमेंट हैं, 2 हैं। अब कितने 2 तरीके के सैंपल बनेंगे बच्चे, बड़े आराम आराम से बनाना है, बड़े आराम आराम से करना है इसको। ठीक है, कितने टाइप के सैंपल बनेंगे, हमारे पास है कितने जीबी, ध्यान से देखो, एक 2 GB, 4 GB, 8 GB। अब इन तीनों का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है, दो दो का पेयर, एक 2 का 2 के साथ, एक 2 का 4 के साथ, एक 2 का 8 के साथ, फिर एक 4 का 2 के साथ, 4 का 4 के साथ, 4 का 8 के साथ। क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है तो पहले 4 बाद में 2 या पहले 2 और बाद में 4, दोनों का मीनिंग अलग होगा। जो परचेजर है, पहला सेल अगर 2 का हो गया, दूसरा 4 का हो गया, तो दिस इवेंट इज डिफरेंट फ्रॉम 4 and 2, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 8 का करेंगे हम लोग, 8 का एक बार 2 के साथ, 8 का एक बार 4 के साथ, 8 का एक बार खुद के साथ, 8 बनेगा। यानी 3 का अगर 3 के साथ कॉम्बिनेशन करें तो 9 सैंपल्स बनने वाले हैं। तो उसी हिसाब से स्पेस अपने नोटबुक का अरेंज कर लेंगे। 9 सैंपल्स बनने वाले हैं बच्चे, तो यहाँ पर लिख देंगे सैंपल
रैंडम वेरिएबल 9 सैंपल्स। देखें, पहला बनेगा 2 यानी कि $80 कॉस्ट के हिसाब से बनाना है ना, जीबी के हिसाब से नहीं। 80, 100 और 120 का पेयर बनाना है। 80, फिर बनेगा 80, 100, फिर बनेगा 80, 120, फिर बनेगा 100 का 80 के साथ, फिर आएगा 100 के साथ, फिर आएगा 100 120 के साथ। आप एक एक लाइन छोड़ करके भी फेयरली कर सकते हो, मेरे स्क्रीन में उतना जगह नहीं होता इसलिए हम कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में ही लिख रहे हैं। 120, 80, 120, 100, नेक्स्ट इज 120, 120। ये बन गया हमारा सैंपल। सैंपल हैज 2 एलिमेंट्स, कितना, x1, x2। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए ना हमें किसी भी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन वगैरह निकालने के लिए, का खुद का रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी दोनों चाहिए। प्रोबेबिलिटी देखते हैं। प्रोबेबिलिटी आपको बता दें कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी ऑफ x1 पी ऑफ x2, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। तीनों की प्रोबेबिलिटी आपको याद है, इधर देखो 0.2, 0.3, 0.5। एक जगह कहीं पे लिख लेते हैं पॉइंट और पॉइंट, रफ में लिख लिया मैंने। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.2 इंटू 0.2 यानी कितना हो गया 0.0। इसका कितना हो गया 80 और 100 का प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.2, 0.06। समझ में आ रहा है? इसका हो जाएगा 0.2, 0.5, 0.10। नेक्स्ट इज 100 और 80, 0.3 इंटू 0.2, 0.6। नेक्स्ट इज 100, 100, 0.3 into 0.3 equal to 0.09. Next is 0.3 to 0.5 equal to 0.15. 0.5 to 0.2 is equal to 0.0. Next is 0.5 to 0.3 equal to 0.15. फिर 120, 120 का 0.5 into 5 that is 0. ये सब जो है ये सब क्या है प्रोबेबिलिटी। सारे येलो में जो है ये सब क्या है प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो आ गया। अब हमें जो वेरीफाई करना है, ध्यान से सुनना, इसमें इसकी एक्सपेक्टेंसी निकालनी है। किसकी निकालनी है? मीन की एक्सपेक्टेंसी निकालनी है। और मीन कौन सा? सैंपल का मीन। सैंपल के मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? सैंपल के मीन की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा? सैंपल मीन। भाई जिसकी एक्सपेक्टेंसी निकालनी होती है वो हमारा रैंडम वेरिएबल बन जाता है। एक्स बार बन जाएगा हमारा रैंडम वेरिएबल। एक्स बार क्या बनेगा? रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर x बार हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, सबका निकालो जरा। 80 प्लस 80 बाई 2 कितना हो जाएगा? 80। 80 प्लस 100 बाई 2 90। 80 प्लस 120 100 या 90। ठीक है, फिर 100, फिर 110 हो गया 100, फिर हो गया 110, इधर हो गया 120। ठीक है, ये आ गए हमारे मीन। अब तो आप निकाल लोगे ना एक्सपेक्टेंसी ऑफ मीन। पहले ये निकालो, मीन इंटू पी ऑफ एक्स मीन। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 80 80 होना इक्वल टू 80 मीन होना, यानी दो सैंपल यूनिट्स चुने गए हैं 80 80। दैट इवेंट इज इक्विवेलेंट टू चूजिंग अ मीन सैंपल ऑफ 80। जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वही दोनों की प्रोबेबिलिटी है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यानी ये हमारा मीन का ही प्रोबेबिलिटी हो गया। सॉरी, यहाँ नहीं डालना है मुझे,
प्रोबेबिलिटी में डालना है। ये हमारा मीन का प्रोबेबिलिटी हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना जरा। इसमें करने से अच्छा है जगह कर देते, चलो यहाँ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मीन इंटू एक्स बार, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं। एक मिनट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल, रिपीट भी हो सकता है ना, अभी समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। सैंपल मीन और फिर उनकी प्रोबेबिलिटी। देखो तो सैंपल मीन 80 क्या एक ही जगह है? यस, 80 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.0। 80 के बाद आ रहा 90, इज 90 रिपीटेड? यस, 2 बार या 3 बार? 2 ही बार। इस 90 के सामने और इस 90 के सामने दोनों का हो जाएगा सम, यानी 0.06 दोनों मिलाकर के कितना हो गया? 0.12 90 के सामने। अब क्यों? क्योंकि हमारा सैंपल मीन, ध्यान से सुनो, इधर से भी 90 आ सकता है या फिर इधर से भी आ सकता है, और आ रहा है ना इंग्लिश में, ओ आर और। तो आवर सैंपल मीन कैन कम 90 बाय दिस वे और बाय दिस वे। और में तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का एडिशन थ्योरम लगाते हैं, इसलिए दोनों का प्रोबेबिलिटी हमने ऐड कर दिया। क्लियर बच्चे? अब 100 की बारी आ रही है। 100 100 100 तीन जगह पे, 0.10 0.09 0.10 तो 0.29 बन गया। 100 के सामने में आ गया 0.9। 100 के बाद एक 110 होगा, एक 120 होगा, याद आ रहा है? तो देखते हैं थोड़ा सा ही कर लेते हैं। देखो तो 110 110 110 और कहीं है? नहीं है। 0.15 प्लस 0.15 कितना हो गया? 0.30। 110 का कितना हो गया? 0.30। 120 तो बस बच्चे एक ही जगह है, तो 0.25 ये आ गया मीन और पी एक्स बार। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बार इंटू पी एक्स बार, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेंसी चाहिए। समझ में आ रही है बात? यहाँ पर अगर हम लोग करते ना एक्स बार इंटू पी एक्स बार, तो लगभग लगभग वही आता, लेकिन कम टाइम में ये निकल जाएगा ना कॉमन लेकर के। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स बार इंटू पी एक्स बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.2, ये कितना आ जाएगा? 10.8, कितना आ जाएगा? 29, ये कितना आ जाएगा? 33, ये कितना आ जाएगा? 30। सबको सम करेंगे, समेशन एक्स बार इन एक्स बार, ये आ जाएगा इन सब का समेशन, सबका क्या हो जाएगा सम करके? 106, जो कि हमारा म्यू था। 106 याद आ रहा है आपको? ये था ना 106। देखो आगे, अभी सिर्फ सैंपल मीन का निकाला, अभी वेरिएंस का नहीं निकाला है। तो सैंपल का मीन निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, दोनों को मल्टीप्लाई करके सम किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू आगे किसके बराबर? पॉपुलेशन मीन के बराबर। ये समझ में आ गया मीन का? बहुत ही सिंपल है, सैम्पलिंग यूनिट्स को लिखना है, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर उन्हीं का क्या कर देना है? मीन निकाल देना है, और फिर मीन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग से करके फिर उसका प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करके फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देनी है। क्लियर? अब चलते हैं बच्चे हम लोग वेरिएंस पे। किस पे चलते हैं? वेरिएंस पे। वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स मीन स्क्वायर अपॉन एन माइनस। यहाँ तो एक बात तो तय है कि n जो है वो 2 है, तो 2 माइनस 1 1 ही रहेगा। अब जैसे देखो फर्स्ट सैंपल के लिए S1 के लिए निकालते हैं, तो हमारे पास दो सैम्पलिंग यूनिट है 80 और 80।
मीन भी 80 है, x माइनस एक्स मीन निकालेंगे तो 80 माइनस 80, 80 माइनस 80, फिर x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर निकालेंगे, 0 0, एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर यहाँ पर कितना आ गया 0, पाई माइनस 1, यानी कि 0 ही रह गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। सेकेंड सैंपल के लिए देख लो तो समझ में आ जाएगा। S2 में है हमारे पास 80 और 100, मीन कितना है 90, दिया जाएगा 80 माइनस 90 का स्क्वायर, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर कर रहे हैं, इधर आ गया 100 माइनस 90 का स्क्वायर, सबका सम कर देंगे। पहले स्क्वायर तो निकाल लो, कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है 80 माइनस 90 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, इधर कितना आ गया 100, दोनों का सम करेंगे 200, तो ये आ गया 200। लेकिन ठीक है, एस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। यहाँ पर इसलिए नहीं फर्क पड़ा कि बिकॉज एन इज 2, -1 डिनोमिनेटर में 1 आ जा रहा है, तो हम उसी को लिख दे रहे हैं। यहाँ आ गया 200, समझ में आ रही है बात। वैसे ही थर्ड सैंपल के लिए निकालोगे, ध्यान से देखो, 80 माइनस 120 का स्क्वायर 400, 120 माइनस 100 इसका भी 400, 400 800 आ गया, डायरेक्टली भी आप लिख सकते। इसी तरीके से सबका निकालोगे तो 200 0 200 800 100 और 0, ये आ गया वेरिएंस। तो अब वेरिएंस में देखो कितनी कैटेगरी है, 0 200 800, यही है और ये रिपीट हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर वेरिएंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर वेरिएंस। अभी सीख रहे हो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो 10 मार्क्स में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन खाली लिख देना होता है। तो वेरिएंस, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी। वेरिएंस में मैंने आपको बताया था 3 ही टाइप का है, 0 है, 200 है और 800 है। देखो तो 0 कितनी जगह पे है, 1 2, इनके सामने प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, 0.25 0.09 0.0, तीनों को देख लो पहले। तो पॉइंट रेड जिसके अंदर में स्कोर लगा हुआ है वो रेड वाला देखना है आपको, 0.25 और 9 कितना हो गया 0.34 और 4.38, यहाँ लिख दोगे आप 0.38। 200 का कितना हो गया 200 200 200 200, 4 जगह पे है, के सामने का अब आप देख लो, हंड्रेड के सामने का रेड लगा रहे हैं, दिस 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 एंड दिस, चारों को ऐड करो, 0.06 कितना हो गया 0.12 0.30 0.42, 800 800 800 कितना हो गया, 2 बार आ रहा है, 0.10 कितना हो गया 0.20, समझ में आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एस स्क्वायर इंटू पी ऑफ एस स्क्वायर, ये हो गया 0, 200 इंटू 0.42 84, 800 इंटू 0.20 160। अब आप इन तीनों का सम निकाल दो ना, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेंसी ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 84 प्लस 160, कितना हो गया ऐड होकर के 240। और अगर गौर से देखोगे तो ये पॉपुलेशन के वेरिएंस के बराबर आ रहा है, देख लो एक बार, ये रहा पॉपुलेशन का वेरिएंस 244 244। तो बच्चे ये है हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस। तो हमने वेरीफाई कर लिया, हमने कुछ नहीं किया, एक सैंपल डिराइव करना था वो कर लिया,
सैंपल डिराइव करने के बाद उनका प्रोबेबिलिटी निकालना था, गिवन इट वाज इंडिपेंडेंट, इसलिए हमने दोनों का जो इंडिविजुअल था प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर मीन के लिए दोनों को सम करके बाई 2 कर दिया। सैंपल वेरिएंस के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग करके फिर एक्सपेक्टेंसी निकाल करके वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन में क्या चेंजेस आ सकते हैं? अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है इसमें रिपीटेशन वाज अलाउड, रिपीटेशन वाज अलाउड। एग्जाम में अगर लिख देगा रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो पता है आपके कौन कौन से सैंपल गायब हो जाएंगे? रिपीटेशन वाज नॉट अलाउड तो ये गायब हो जाएगा, फिर 100 वाला गायब हो जाएगा, ये तीनों हट जाएंगे, 3 सैंपल कम हो जाएंगे तो बचेंगे 6। ठीक है, उन्हीं 6 के साथ आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे? बस आपको ये ध्यान रखना कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं। और 3 वाला तो नहीं देंगे क्योंकि 3 वाले में बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन जाते हैं किसके सैंपल के, तो 2 ही वाला ज़्यादातर चांसेस देंगे आपको। ये तो हमने कर लिया। के बाद से है 5.1। एक्सपोनेंशियल का है 5.21। इस एग्जाम्पल को कर लेते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें 5.3 में स्टेशन एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, बस ये पता होना चाहिए कि लार्ज सैंपल में CLT का जो है n कितना ले लेते हैं, ये लोग 30 ले लेते हैं। ठीक है, CLT के लिए सिमुलेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट ये हमारा कोर्स में नहीं है। 5.21 अभी हम लोग करते हैं एग्जाम्पल। Service time for a certain type of bank transaction is a random variable having an exponential distribution। तो अभी तो इतना पता लगा एक्सपोनेंशियल चल रहा है इसके अंदर। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था, कुछ याद है? एक्सपोनेंशियल में क्या होता है? p ऑफ x इक्वल टू लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा x। याद आ रहा है? लैम्डा होता है हमारा मीन, तो कि हम लोग NP लिखते हैं। सपोज x1 एंड x2 आर सर्विस टाइम फॉर 2 डिफरेंट कस्टमर। 2 अलग अलग कस्टमर पे x1 और x2 टाइम लग रहा है। एज्यूम्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बहुत बढ़िया, यानी यहाँ भी कुछ कुछ सैम्पलिंग टेक्निक जैसा लग रहा है x1 और x2 का। कंसिडर द टोटल सर्विस टाइम। टोटल सर्विस टाइम है T0 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। टोटल सर्विस टाइम कितना है? x1 प्लस x2 है फॉर द 2 कस्टमर। ऑल्सो ए स्टैटिस्टिक TDF ऑफ T0 इज। अब हमें निकालना है f ऑफ T0। ये देखो कैसे लिखते हैं, एफ T0 फॉर T इक्वल टू निकालना है हम लोगों को। इसका मतलब हो गया कि T0 के डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मान लो जैसे हम लोग 10 मिनट डालते हैं 10, इसका ये मतलब होगा कि जब सर्विस टाइम दोनों का ऐड करके 10 आएगा, टोटल सर्विस टाइम 10, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यारा? तो ये स्मॉल t क्या है? टोटल के लिए वेरिएबल होगा। स्मॉल t जो है अंदर में वो क्या है? टोटल टाइम का वेरिएबल है। इसके लिए CDF निकालना है हम लोगों को। CDF का फॉर्मेट हो जाएगा एफ T0 t is equal to p x1 plus x2 is less than equal to t। अब देखो यहाँ p of x1 plus x2 is less than equal to t। इसका अगर हम लोगों को निकालना है तो पहले इसका ज्वाइंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा हम लोगों को? 2 है ना, तो 2 के हिसाब से ज्वाइंट चाहिए होगा। तो f x1 x2 is equal to f of x1 to f of x2। ये हो जाएगा λ1 e टू द पावर माइनस, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट हमें गिवन है। क्वेश्चन में आपने पढ़ लिया ये इंडिपेंडेंट है,
तो लैम्डा 1 ई टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू x1 इंटू लैम्डा 2 ई टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू x2। लेकिन लेकिन बट हेयर लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2, क्योंकि दोनों सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन से लिए गए हैं, दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एज x1 and x2 are associated with same population, इसलिए लैम्डा 2 इज इक्वल टू सो लेट लैम्डा 1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा। अगर लैम्डा ले लेते हैं तो हमारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा x1 इंटू लैम्डा ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू x2, जो जगह लैम्डा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस लैम्डा x1 प्लस, या पैसे रहने दो, माइनस लैम्डा x2। ठीक है, ये आ गया। अब सी डी एफ टी नॉट टी के लिए निकालना है, तो इसका हो जाएगा पी x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू टी। तो टी नॉट क्या था, क्योंकि टी नॉट था हमारा x1 प्लस x2, और जब टी नॉट को टी से छोटा होना है तो इसका मतलब है x1 प्लस x2 को किससे छोटा होना पड़ेगा, टी से छोटा होना पड़ेगा। अब ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, सम नहीं करते। डिस्क्रीट में क्या करते हैं, डिस्क्रीट में समेशन करते हैं, यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ x1 x2 डी ऑफ x1 डी ऑफ x2। ध्यान से देखें, कंडीशन है हमारी ये, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना। आप किसी एक को आप फ्री मानोगे, ये तभी समझ में आएगा जब बच्चे आपने कहाँ पे कर रखा है, चैप्टर 5 का 5.1 और 5.2 किया हुआ है, तब अच्छे से समझ। यहाँ देखो, अगर x1 को फ्री रखना चाहते हो तो x2 हो जाएगा लेस देन t माइनस x1। समझ में आ रहा है? तो आप इसको पुट कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर x2 को फ्री रख रहे हो x1 हो जाएगा लेस देन t माइनस x2। तो अगर हम x1 को फ्री रख रहे हैं, ध्यान से सुनना बात, अगर हम x1 को फ्री रख रहे हैं तो, या x2 को फ्री रखना है, तो अंदर में आ जाएगा डी एफ x1। x2 तो पूरा 0 से x2 तक जाएगा, t तक जाएगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? ध्यान से सुनो, पूरा का पूरा t से छोटा होना है। x1 प्लस x2 जो है उसको t से छोटा करना है। x1 प्लस x2 को किससे छोटा करना है, t से छोटा करना है। तो दोनों खुद अकेले भी क्या होगा, t से छोटा ही होगा। दोनों खुद अकेले भी क्या होगा, t से छोटा ही होगा। इसलिए जब हम x2 की बात करेंगे तो x2 भी 0 से कहां तक जाएगा, t तक जाएगा। और x1 कहां से कहां तक जाएगा, 0 से t माइनस x2 तक जाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आई? ये x2 की लिमिट है ये और ये, और x1 कहां से कहां तक जाएगा, 0 से t माइनस x2 तक जाएगा। अब बस हमें पुट कर देना है, अगर इतना समझ में आ गया तो। 0 से t माइनस x2, 0 से t, और f ऑफ x1 x2 की जगह पे ये पूरा फंक्शन हम लोग पुट कर देंगे। ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर e टू द पावर माइनस लैम्डा x1 माइनस लैम्डा x2 डी ऑफ x1 डी ऑफ x2। ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाहर, 0 टू t, 0 टू t माइनस x2 e टू द पावर माइनस, पहले x1 को रखना है, e टू द पावर माइनस लैम्डा x2 कांस्टेंट जैसा बाहर, dx1 dx2। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस दिस एंड दिस। यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर 0 टू t, यह आ जाएगा e टू द पावर, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं ना, e टू द पावर माइनस लैम्डा x2 को बाहर निकाल लेते हैं। खाली बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा,
e टू द पावर माइनस लैम्डा x1 सेम टू सेम, आपको याद है e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x/3 हो जाता है इंटीग्रेशन में, तो बाई में आ जाएगा माइनस लैम्डा, कहाँ से कहाँ, 0 से t माइनस x1 तक, बाहर में आ गया d ऑफ x2। समझ में आ रहा है? माइनस x2 माइनस x2, एक लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, माइनस बाहर आ गया लैम्डा, 0 टू t e टू द पावर माइनस लैम्डा x2, ये कितना हो गया e टू द पावर, एक बार अपर लिमिट डालेंगे एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे तो माइनस लैम्डा x1 की जगह पे t माइनस x2 माइनस e टू द पावर माइनस 0 1 ही होगा, ये ऑफ x2, ये आ गया माइनस लैम्डा 0 टू t e टू द पावर माइनस लैम्डा x2 माइनस लैम्डा t प्लस लैम्डा x2 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x2 dx2, लैम्डा x2 कैंसिल, ये आ गया माइनस लैम्डा 0 टू t e टू द पावर माइनस लैम्डा t माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x2 d ऑफ x2, ये आ गया माइनस लैम्डा, इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर लैम्डा t इंटू आ जाएगा x2, क्यों, क्योंकि इसमें कहीं भी x2 नहीं, इसमें आ जाएगा x2 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा x2, और x2 का आ जाएगा नीचे में माइनस लैम्डा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। ठीक है, ये हो गया माइनस लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा t, हमें लिमिट x2 की जगह पे डालनी है, ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए, ये लिमिट और ये लिमिट, एक बार t डालेंगे तो इंटू t माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस लैम्डा t बाई लैम्डा माइनस 0, 0 डालेंगे x2 की जगह पे तो 0 माइनस 1 बाई माइनस लैम्डा माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ गया माइनस लैम्डा, पूरा इसको ओपन कर दो, माइनस लैम्डा टी ई टू द पावर में माइनस लैम्डा टी प्लस ये लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी माइनस माइनस प्लस लैम्डा लैम्डा कैंसिल प्लस 1, तो ये आ गया ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, माइनस कॉमन ले लिया 1 प्लस लैम्डा और प्लस में 1, ये आ गया हमारा सी डी एफ पूछा था, सी डी एफ हमने निकाल दिया, और देखो तो और भी कुछ पूछ रखा है, सी डी एफ ऑफ टी नॉट इज, ठीक है। अब इसी तरीके से इन्होंने कहा कि लेट एक्स बार इज इक्वल टू टी नॉट बाई 2, तब तो फिर ये पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यूं भी आप अपना निकाल सकते हो, ये तो सी डी एफ आया है ना, इस तरीके से आप अपना कुछ भी निकाल सकते हो, म्यू वेरिएंस वगैरह सब निकाल सकते हो इसमें, तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स बार, यहाँ पर ना मीन और वेरिएंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का इंटीग्रेशन प्योर मैथमेटिक्स में, और वो हमारे कोर्स में है भी नहीं, प्योर मैथमेटिक्स में बीटा और गामा दो टाइप के इंटीग्रेशन सॉल्व करना बताया जाता है, आप लोगों के कोर्स नहीं है, इसलिए इसका हम लोग एक्सपेक्टेंसी और वेरिएंस नहीं निकालेंगे, तो बस इसमें एफ का ही आ सकता है, या पर्टिकुलरली कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि पी फॉर फर्स्ट टाइम इज 2 to 5 एंड सेकेंड सर्विस टाइम इज करके आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, बस इसमें यही बताया कि जैसे जैसे हम n बढ़ाते चले जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स नॉर्मल, ज़्यादा सिमेट्रिकल पता होना चाहिए, सिमेट्रिकल दैट इज टेंड्स टू नॉर्मल, तरफ ज़्यादा क्लोज होता चला जाता है तरफ।
बस इतना ही आपको याद रखना है। लिख लें x बार बेस्ड ऑन large n tends to be closer to than does x bar based on a small n। छोटे सैंपल साइज से ज़्यादा अच्छा बड़ा सैंपल साइज वाला हुआ, क्यों? वो जो है वो पॉपुलेशन से ज़्यादा क्लोज होगा। ठीक है, ये इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। 5.3 कंप्लीट होता है बच्चे, और 5.4 जो है ना वो आज के क्लास में स्टार्ट करना सही नहीं रहेगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्लास नंबर 2 सेक्शन करेंगे हम लोग 5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक हम लोग एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे ना, सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब उन्हीं के ऊपर बेस्ड प्रोबेबिलिटीज जाएगी, उन्हीं का वेरिएंस होगा, एक्सपेक्ट सैंपल मीन से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉर्मल आना चाहिए। चैप्टर 4 को आप रिवाइज करके रहें नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।